नमस्कार और स्वागत है। आज तारीख है 9 नवंबर 2025। आज की चर्चा हम महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के एक विचार से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा था, आप केवल खड़े होकर पानी को घूरकर समुद्र पार नहीं कर सकते। और ये बात आज हमारी चर्चा के लिए एकदम सटीक है, क्योंकि आज हम रणनीति, विकास और सक्रिय कदमों पर बात करने वाले हैं। आज की ये जो हमारी बातचीत है, ये खास तौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। हालांकि आम जानकारी के लिहाज से भी ये उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे कुछ अहम विषयों पर गहराई से बात करेंगे, जो यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए काम के हो सकते हैं। आज हमारे पास 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला, अक्टूबर 2025 में बुसान में ट्रंप शी शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके संदर्भ में चीन की बदलती रणनीतिक स्थिति। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य के 25 साल का सफर और उसका विकास। और तीसरा, अलग अलग राज्यों में महिलाओं के लिए जो नकद हस्तांतरण योजनाएं चल रही हैं, उनका असर, उनकी व्यवहारिकता और उनके पीछे की सोच। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीन की बात। ये जो बुसान में ट्रंप और शी जिनपिंग मिले थे अक्टूबर 2025 में, ये एक छोटी सी मुलाकात थी, पर इसके मायने गहरे थे। हाँ, और ये बैठक हुई कहाँ? दक्षिण कोरिया के गिम्हे एयरबेस पर। वो बेस अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती है। चीन के लिए ये जगह थोड़ी प्रतीकात्मक रूप से असहज करने वाली थी। कोरिया युद्ध की याद दिलाती है ना? और पूर्वी एशिया में अमेरिकी ताकत भी दिखाती है। चीन का ऐसी जगह पर मिलने के लिए मान जाना, क्या ये किसी बदलाव का संकेत है? बिल्कुल, ये दिलचस्प बात है। चीन आमतौर पर प्रतीकों पर बराबरी दिखाने पर बहुत जोर देता है। तो इस जगह के लिए हाँ कहना, ये वाकई एक संकेत हो सकता है। और देखिए, चीनी स्टेट मीडिया ने क्या किया। उन्होंने इस असहजता को कम करने की कोशिश की। जगह का नाम सिर्फ बुसान बताया, मिलिट्री बैकग्राउंड वाले सीन हटा दिए, ताकि वो बराबरी वाली छवि बनी रहे। अच्छा, तो ये दिखाता है कि वो कितने सचेत थे इस प्रतीकवाद को लेकर, और शायद, जैसा आपने कहा, कितने असहज भी। और बैठक का माहौल, तस्वीरों में तो ट्रंप ज्यादा मुखर दिख रहे थे, शी जिनपिंग थोड़े शांत। हाँ, माहौल भी कुछ वैसा ही लगा, और नतीजों में भी ये दिखा। देखिए, चीन ने कुछ रियायतें दी, जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स पर निर्यात कंट्रोल ढीला किया, अमेरिकी सोयाबीन का आयात बढ़ाने की बात कही, फेंटानिल प्रिकर्सर्स पर सहयोग करने को कहा, अलास्का से तेल खरीदने पर विचार करने को भी कहा। लेकिन इसे आप सरेंडर मत समझिए, ये रणनीतिक दबाव कम करने के कदम है। मतलब तनाव घटाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए नहीं। और शायद इससे भी ज्यादा अहम यह था कि किन मुद्दों पर बात नहीं हुई। बिल्कुल। ताइवान, साउथ चाइना सी, अमेरिकी चिप बैन, अमेरिकी परमाणु परीक्षण, ये सब तो बीजिंग की मुख्य चिंताएं हैं, पर इनका जिक्र ही नहीं हुआ। ये चुप्पी क्या कहती है? ये चुप्पी रणनीतिक लगती है। ऐसा लगता है कि चीन बुसान में शायद थोड़ा समय चाहता था, और इसकी वजह शायद चीन की अंदरूनी चुनौतियां हैं। बैठक से कुछ ही दिन पहले 20वीं पार्टी कांग्रेस का चौथा प्लेनम हुआ था, वो भी काफी शांत माहौल में। चीन में देखिए, लंबे समय से प्रॉपर्टी सेक्टर में मंदी है, लोकल सरकारों पर भारी कर्ज है, युवाओं में बेरोजगारी है, विदेशी निवेश घट रहा है, ये सब समस्याएं हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों की जो आक्रामक विदेश नीति थी चीन की, जैसे साउथ चाइना सी में द्वीप बनाना या वो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, वो अब इन घरेलू दबावों की वजह से थोड़ी नरम पड़ रही है? संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। चीनी अधिकारी अब खुद कह रहे हैं कि अनुकूल बाहरी वातावरण चाहिए। ये एक तरह से मानना है कि हाँ, बाहर से दबाव कम करने की जरूरत है। यहां तक कि डेंग शाओपिंग का वो पुराना सिद्धांत था ना, ताओगांग यांग हुए, मतलब अपनी ताकत छिपाओ और सही समय का इंतजार करो। हाँ हाँ, बिल्कुल। शी जिनपिंग ने तो सत्ता में आने के बाद उसे एक तरह से खारिज कर दिया था, ज्यादा मुखर वैश्विक भूमिका अपनाई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महत्वाकांक्षा तो वही है, पर आवाज थोड़ी धीमी कर ली गई है। अच्छा, ये बदलाव किन क्षेत्रों में दिख रहा है साफ तौर पे? मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में। पहला, सुरक्षा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए का रवैया थोड़ा नरम हुआ है। ताइवान के पास जो सैन्य अभ्यास होते थे, वो अब थोड़े छोटे और ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। साउथ चाइना सी में गश्त तो जारी है, लेकिन वो तनाव बढ़ाने वाली हरकतों से बच रहे हैं। ठीक है। और दूसरा? दूसरा, डिप्लोमेसी। चीनी राजनयिक पहले से कम आक्रामक हैं। सरकारी मीडिया जैसे ग्लोबल टाइम्स, उसका लहजा भी नरम हुआ है। चीन अब फिर से आपसी सम्मान और जीत जीत सहयोग जैसे जुमलों का इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरा? तीसरा, घरेलू राजनीति। पार्टी अब स्थिरता पर ज्यादा जोर दे रही है।
शी जिनपिंग के जो बड़े अभियान थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, साझा समृद्धि का विचार या सांस्कृतिक शुद्धता पर जोर, वो अब थोड़े स्थिर मोड में हैं। जोखिम लेने से बच रहे हैं। ये पीछे हटना नहीं है, बल्कि एक ठहराव है, सोचने का समय। जैसे वो रेयर अर्थ कंट्रोल में ढील दी ना, उसे चीन में एडेप्टेशन या अनुकूलन बताया गया। कहा गया कि ये इसलिए है ताकि पश्चिमी देश वैकल्पिक स्रोत ना ढूंढे। अच्छा। तो बुसान की रियायतें भी शायद तात्कालिक राहत के लिए थीं, न कि कोई बड़ी नीतिगत बदलाव। तो इन सब का भारत के लिए क्या मतलब है? ये बुसान समिट भारत को क्या अवसर देता है? बिल्कुल, ये भारत के लिए चीन को और खुद को समझने का एक मौका है। देखिए, चीन का ये ठहराव भारत के लिए अवसर भी है और जोखिम भी। कैसे? एक तरफ तो अगर चीन अपने घरेलू मसलों में उलझा है तो शायद उससे बातचीत करना थोड़ा आसान हो, लेकिन दूसरी तरफ जो देश अंदरूनी तौर पर जूझ रहा हो वो ज्यादा संवेदनशील और अप्रत्याशित भी हो सकता है ना? हाँ, ये बात भी है। तो भारत के लिए ये समय अपनी आर्थिक, सैन्य और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने का है। चीन की नकल करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अगर भविष्य में चीन फिर से तेजी पकड़ता है तो भारत तैयार रहे। तो रणनीति क्या हो? साझेदारी बढ़ाएं, पर संयम के साथ। हाँ, साझेदारी जरूरी है, खासकर अमेरिका और दूसरे सहयोगियों के साथ, लेकिन कोई विजयोल्लास नहीं, कोई दिखावा नहीं। एशिया में देखिए, मान सम्मान का बहुत महत्व है। अगर भारत चीन की इस कथित कमजोरी पर खुशी जाहिर करेगा तो ये बीजिंग को भारत के खिलाफ कर सकता है, किसी भी नीतिगत मतभेद से ज्यादा तेजी से। डोकलाम और गलवान से हमने सीखा है। बिल्कुल। चीन का आत्मविश्वास जितना खतरनाक है, उससे ज्यादा अस्थिर उसकी असुरक्षा हो सकती है। तो बेहतर है कि बातचीत के रास्ते खुले रखे जाएं, बेवजह के टकराव से बचा जाए और शांति से उस चीन के लिए तैयारी की जाए जो इस ठहराव के बाद उभरेगा। इसी से जुड़ा एक और पहलू है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ रिश्तों का प्रबंधन। स्रोत भी इशारा कर रहा है कि दिल्ली अब ज्यादा सतर्क है। ट्रंप प्रशासन के साथ कैसे डील किया जाए, क्या तरीका सही रहेगा? देखिए, एक संतुलित नजरिया चाहिए। दृढ़ रहें लेकिन भावुकता से परे। साझेदारी इतनी करीबी हो कि भारत का प्रभाव बना रहे, लेकिन इतनी दूरी भी हो कि हम किसी और की लड़ाई में ना घसीटे जाएं। ठीक है। 3 बातें अहम हैं। पहली, सिर्फ व्हाइट हाउस पर निर्भर ना रहें। अमेरिकी सिस्टम के दूसरे हिस्से, कांग्रेस, पेंटागन, गवर्नर, टेक कंपनियां, थिंक टैंक, इनके साथ भी रिश्ते मजबूत करें। ये रिश्ते ज्यादा टिकते हैं। सही। दूसरी, अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से लेकिन निजी तौर पर और जल्दी तय करें। ट्रंप अक्सर बंद दरवाजों के पीछे दिखाई गई दृढ़ता का सम्मान करते हैं। और तीसरी, सहयोग सिर्फ वहीं करे जहां ये भारत के लंबे समय के हितों को पूरा करता हो, जैसे डिफेंस को प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, क्रिटिकल मिनरल्स, स्किल्ड लोगों की आवाजाही। सिर्फ अमेरिका के चीन कार्ड के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए नहीं। भारत की ताकत उसकी अपनी स्वतंत्र आवाज में है, किसी की प्रतिध्वनि बनने में नहीं। तो कुल मिलाकर ये बुसान समिट कोई स्थायी समझौता नहीं था, बल्कि एक विराम था। हाँ, एक स्ट्रैटेजिक पॉज कह सकते हैं। चीन शायद अपनी रणनीति पर फिर से सोच रहा है, संगठित हो रहा है। ये जानना अहम है कि ये शांति कब तक रहेगी। बिल्कुल। और चीन की ये बदलती रणनीति, भारत पर इसका असर, ये सब यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अपनी चर्चा का रुख भारत के अंदर करते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जो हाल ही में अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। 2000 में जब ये राज्य बना था तो बहुत आशंकाएं थीं, लेकिन स्रोत कह रहा है कि आज ये प्रगति और आकांक्षा की कहानी लिख रहा है। छत्तीसगढ़ की कहानी दिलचस्प है। स्रोत में प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले विजन का भी जिक्र है। कहा गया है कि छत्तीसगढ़ ने दिखाया है कि जब सबको अवसर मिलते हैं तो प्रगति होती है। ये जमीन पर कैसे दिख रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ की पहचान बदल रही है। पहले सिर्फ प्राकृतिक संपदा की भूमि थी, अब मानव क्षमता के विकास पर जोर है। कृषि अब भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2024-25 में रिकॉर्ड 149 लाख टन धान खरीदा गया। बाप रे! हाँ, और करीब 25 लाख किसानों को सीधा पैसा मिला। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर बोनस मिलाकर देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन इससे भी आगे अर्थव्यवस्था में विविधता आ रही है। अब सिर्फ कृषि पर निर्भर नहीं है। यहीं पर बात रोचक हो जाती है। बिल्कुल। पिछले करीब 2 सालों में स्टील, लॉजिस्टिक्स, आईटी, मेडिकल उपकरण, ग्रीन इंडस्ट्रीज, इनमें 7.5 लाख करोड़ का निवेश आया है। जी। नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर प्लांट भी लग रहा है। ये पारंपरिक सोच से काफी अलग है। हाँ, और नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 इसी सोच को दिखाती है।
इसमें समावेशी विकास पर जोर है, मतलब जो वंचित समूह हैं उन्हें भी उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अच्छा। और प्राथमिकता वाले क्षेत्र भी भविष्य को देखकर चुने गए हैं। सेमीकंडक्टर, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन इंडस्ट्री, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो 2.0 है। ईज ऑफ बिजनेस से स्पीड ऑफ बिजनेस की तरफ जाने की कोशिश। और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए जन विश्वास विधेयक भी है। लेकिन क्या ये विकास सिर्फ कुछ औद्योगिक सेंटर्स तक ही सीमित है, या राज्य के जो पिछड़े इलाके हैं उन तक भी इसका फायदा पहुंच रहा है, खासकर बस्तर जैसे इलाके जो इतने समय तक संघर्ष से प्रभावित रहे? ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत बताता है कि बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों के लिए स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज लाए गए हैं ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया गया है। अच्छा। स्थिरता पर भी ध्यान है, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले दशक में सड़कों पर काफी निवेश हुआ है और आगे रेल और हवाई संपर्क बढ़ाने की भी योजना है। और बस्तर का क्या? वहां क्या बदलाव आया है? बस्तर के बारे में स्रोत कहता है कि वो अब नवीनीकरण का प्रतीक बन रहा है। सुरक्षा स्थिति बेहतर हुई है, विकास के काम हुए हैं, इनसे हिंसा कम हुई है। दिसंबर 2023 से बड़ी संख्या में चरमपंथियों को या तो निष्क्रिय किया गया है या उन्होंने सरेंडर किया है। बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रम स्थानीय युवाओं में गर्व की भावना जगा रहे हैं। अब सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र उन गांवों तक पहुंच रहे हैं जो पहले विकास के नक्शे से बाहर थे। राज्य की लगभग 1/3 आबादी आदिवासी है। उनकी प्रगति राज्य के लिए कितनी अहम है? ये राज्य के भविष्य के लिए निर्णायक है। पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी पहलें इसी दिशा में काम कर रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, इन सब का विस्तार किया जा रहा है। जब विकास का फायदा समाज के सबसे पिछड़े तबके तक पहुंचता है, तभी वो सही मायने में समावेशी होता है। सही बात है। और युवाओं और महिलाओं के लिए क्या खास हो रहा है? युवाओं के लिए सरकारी भर्तियां चल रही हैं, आईटीआई संस्थानों को अपग्रेड किया जा रहा है। नवा रायपुर में एक टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर छात्रों को डिजिटल युग के लिए तैयार कर रहा है। अच्छा। पर्यटन के जरिए, खासकर होमस्टे नीति से स्थानीय विरासत को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी सदन बनाए जा रहे हैं और महतारी वंदन योजना का जिक्र तो है ही, जो महिला किसानों को सीधे लाभ पहुंचा रही है। तो छत्तीसगढ़ की ये 25 साल की यात्रा, ये शासन, समावेशी विकास, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, वामपंथी उग्रवाद से निपटना और जनजातीय विकास, इन सब के मॉडल के तौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। बिल्कुल, और ये भारत के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से भी जुड़ती है। चलिए अब अपने आखिरी विषय पर आते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो अक्सर चुनावी बहसों और राजनीतिक चर्चाओं में छाया रहता है। नकद हस्तांतरण योजनाएं, खासकर वो जो महिलाओं के लिए है। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। स्रोत के मुताबिक भारत में करीब 12 राज्य ऐसी योजनाएं चला रहे हैं और इन पर कुल मिलाकर सालाना लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 1.7 लाख करोड़, ये तो जीडीपी का करीब 0.5% हुआ। जी हाँ, और राशि अलग अलग है। कहीं प्रति महिला 1000 रुपये महीना है जैसे छत्तीसगढ़ में, कहीं 2500 भी है जैसे झारखंड में। दिलचस्प बात यह है कि यूपी, गुजरात, राजस्थान जैसे कुछ बड़े राज्य अभी ऐसी व्यापक योजनाएं नहीं चला रहे हैं। इन योजनाओं के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? क्या इनसे सच में आर्थिक और सामाजिक फायदा होता है? स्रोत तो सकारात्मक नतीजों की तरफ इशारा करता है। जैसे मुफ्त भोजन योजना ने कई परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की। ये दिखाता है कि सीधा हस्तक्षेप काम कर सकता है। उसी तरह महिलाओं को सीधे नकद देने से उनका सशक्तिकरण होता है। वो आर्थिक रूप से अपने पति या परिवार पर कम निर्भर होती हैं। खासकर कम आय वाले परिवारों में ये उन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से पैसा खर्च करने की आजादी देता है। क्या इसके अलावा भी कोई फायदे हैं? हाँ, कुछ और असर भी देखे गए हैं। जैसे कहीं कहीं मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएं हैं, इनसे महिलाओं की आवाजाही बढ़ी है। शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच आसान हुई है। अच्छा। इसी तरह लैपटॉप, साइकिल या सिलाई मशीन देने वाली योजनाएं भी वो शिक्षा या आय बढ़ाने में मदद करके सामाजिक उन्नति में सहायक हो सकती हैं। तो अगर सही से टारगेट की जाएं तो इनके फायदे हो सकते हैं। लेकिन फिर वो दूसरा पहलू आता है वित्तीय स्थिरता का। क्या ये योजनाएं राज्यों के खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ डालती हैं? क्या इससे जो जरूरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वो प्रभावित होता है? ये एक बहुत वाजिब चिंता है
और यहीं पर FRBM एक्ट यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट का रोल आता है। ये कानून राज्यों के उधार लेने और घाटे पर सीमाएं तय करता है ताकि वित्तीय अनुशासन बना रहे। तो सवाल यह है कि क्या ये नकद हस्तांतरण इन सीमाओं के अंदर टिकाऊ है? बहस इस पर भी होती है कि क्या सीधे नकद या सामान देना किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से बेहतर है। हालांकि ये तर्क भी दिया जाता है कि जो पैसा ट्रांसफर होता है वो भी तो आखिरकार खर्च होता है और अर्थव्यवस्था में घूमता है। ये हमें राज्य की भूमिका के बुनियादी सवाल पर ले आता है। राज्य का काम क्या है? सिर्फ वितरण सुनिश्चित करना या संपत्ति निर्माण को बढ़ावा देना? स्तर सुधारने का एक सीधा तरीका हो सकता है। जैसे मुफ्त भोजन योजना ने बड़े पैमाने पर समाज को फायदा पहुंचाया। ठीक है। राज्य कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय के लिए भी पैसा आवंटित कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि कभी-कभी जब वित्तीय घाटे के लक्ष्य पूरे करने का दबाव होता है तो इसी पूंजीगत व्यय में कटौती कर दी जाती है। इसे शायद समाज के जो वंचित वर्ग हैं उन्हें एक न्यूनतम स्तर पर बनाए रखने की लागत के रूप में देखा जा सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या ये योजनाएं कुल मिलाकर फायदेमंद है? स्रोत का निष्कर्ष यही है कि बिना शर्त नकद हस्तांतरण वाली योजनाएं अगर सही ढंग से लागू हों तो वो आम भलाई का काम कर सकती हैं, सशक्तिकरण में योगदान दे सकती हैं। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, कि लंबे समय का समाधान तो ज्यादा रोजगार पैदा करने में ही है। हाँ, उसका कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल, इन योजनाओं को रोजगार सृजन का विकल्प नहीं माना जा सकता। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये विषय वेलफेयर स्कीम्स के डिजाइन, फिस्कल फेडरलिज्म, जेंडर बजटिंग और एसडीजीज से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हमने देखा कि चीन कैसे एक रणनीतिक ठहराव ले रहा है, शायद अपनी घरेलू चुनौतियों से निपटने और अपनी वैश्विक रणनीति को फिर से ठीक करने के लिए, और इसके भारत और अमेरिका के साथ रिश्तों के लिए गहरे मायने हैं। हाँ, और हमने छत्तीसगढ़ की 25 साल के विकास यात्रा को भी देखा, जहां कृषि, उद्योग, सुरक्षा और जनजातीय कल्याण पर एक संतुलित ध्यान देकर विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश हो रही है। ये शासन और समावेशी विकास का एक दिलचस्प मॉडल है। और आखिर में हमने महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण योजनाओं के पेचीदा मुद्दे पर बात की, उनके सशक्तिकरण के फायदों को माना, लेकिन साथ ही उनकी वित्तीय स्थिरता और राज्य की भूमिका पर जो बहस चल रही है उसे भी समझा। बिल्कुल। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये तीनों ही विषय, चीन की बदलती रणनीति, छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल और कल्याणकारी योजनाओं की बहस आज के भारत और दुनिया को समझने के लिए बेहद जरूरी है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। जैसे चीन अपनी रणनीति को संतुलित कर रहा है, छत्तीसगढ़ अपना भविष्य बना रहा है, उसी तरह व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर सही समय का इंतजार करने और सक्रिय रूप से निर्माण करने के बीच सही संतुलन कैसे साधा जाए। क्या जो तात्कालिक राहत देने वाले प्रत्यक्ष हस्तांतरण है वो कहीं ना कहीं लंबे समय की क्षमता निर्माण की जरूरत को कमजोर तो नहीं करते? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। हमें उम्मीद है कि आज की ये बातचीत जानकारी भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली रही होगी। अगर कोई सवाल हो या किसी विषय पर और गहराई से जानने की इच्छा हो तो नीचे टिप्पणी जरूर करें, और ऐसी ही चर्चाओं के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।